फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही। रियासती दारुल हुकूमत के साथ साथ अजला में भी शदीद सर्दी की लहर दर्ज की गई है। आसिफाबाद जिले में सिरपुर में अकल तरीन दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इसके बाद आदिलाबाद के बेला में दर्जे हरारत 6.0 डिग्री सेल्सियस रहा। हैदराबाद के मुतअद्दिद इलाकों में गुज़िश्ता 48 घंटों में वाहिद हिस्से में अकल तरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में सुबह अकल तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मौसमी आदाद व शुमार की बुनियाद पर सुबह के दरमियान हैदराबाद में सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। राजेंद्र नगर में 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। BHEL में 10.9 डिग्री सेल्सियस और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दर्जे हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना पुलिस अल्लू अर्जुन के मदाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस की तवज्जो सोशल मीडिया पर है। पुलिस ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद रेवंत रेड्डी के बारे में नामुनासिब पोस्ट करने पर अल्लू अर्जुन के कुछ मदाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट पर 4 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की थी कि रेवंत रेड्डी पर काबिल एतराज पोस्ट की गई थी। ये मुकदमात हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने दर्ज किए हैं। मुलजिम के खिलाफ IT एक्ट के दफा 353, 352, 1B के साथ साथ BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तेलंगाना असेंबली में BRS के कई MLAs ने ऑटो ड्राइवर्स के साथ यकजहती का इजहार करते हुए असेंबली तक ऑटो में सफर किया। इन MLAs ने इस बात का इजहार किया कि ऑटो ड्राइवर्स के हालात इंतहाई खराब हैं और उनके लिए मुनासिब इक़दाम किए जाने की जरूरत है। वीडियो में देखा जा सकता है कि BRS के कारगुजार सदर व साबिक वजीर KT रामाराव ऑटो चलाते हुए असेंबली पहुंचे। अब तक 93 ऑटो ड्राइवर्स खुदकुशी कर चुके हैं और हालिया असेंबली सेशन में इन ऑटो ड्राइवर्स की फहरिस्त पेश की गई थी, लेकिन रियासती हुकूमत की तरफ से इस मामले में कोई संजीदा कदम नहीं उठाया गया। BRS के रहनुमाओं का कहना है कि ऑटो ड्राइवर्स के लिए वादा किया गया 12,000 रुपए की इमदाद फौरन फराहम की जानी चाहिए। MLAs ने मजीद कहा है कि ऑटो ड्राइवर्स को खुदकुशी जैसे खतरनाक कदम न उठाने की अपील की और BRS ने ऐलान किया कि वो ऑटो ड्राइवर्स के हक में लड़ेंगे और उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस इक़दाम के जरिए BRS ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए अपनी हिमायत जाहिर की और हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो उनके मसाइल पर फौरी तवज्जो दे। కార్మికులకు సంక్షేమ బోర్డును వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలి. ఆటో కార్మికులకు వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలి. ఆటో కార్మికులకు సంక్షేమ బోర్డును వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలి. ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలి. ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలి. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలి. ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలి. ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలకు వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను వెంటనే ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే జై తెలంగాణ. ఆటో కార్మికులకు సంక్షేమ బోర్డును వెంటనే
भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तेलंगाना काबीना ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इजाजत दे दी। फॉर्मूला ई रेस केस में केटी रामाराव के खिलाफ एसीबी की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद साबिक वजीर ने कहा कि वो कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। काबीना के फैसले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि वो मज़कूरा केस में कानूनी कार्रवाई से निपटने के लिए तैयार हैं। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने बीआरएस कायद के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दी है और अब काबीना ने भी मंजूरी दे दी। बीआरएस के कायद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चिट्टी नायडू कहा और रिमार्क किया कि ऐसा मालूम होता है कि दिल्ली में बीजेपी के साथ बार्गेनिंग की गई है, जिसके केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर दिल्ली के दौरे कर रहे लेकिन रियासत के लिए 3 पैसा भी नहीं ला सके। दिल्ली के 30 दौरे किए लेकिन रियासत के लिए कोई स्कीमात और रुकमात को यकीनी नहीं बना सके, लेकिन उनके खिलाफ 3 केसेस आयद किए जाने को साजबाज करके यकीनी बनाया गया। उन्होंने कहा कि फॉर्मूला ई रेस और फंड्स के बेजा इस्तेमाल के जो इल्जामात आयद किए जा रहे वो इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस हुकूमत ने कहा है कि साबिक हुकूमत ने एक कंपनी को फायदा पहुंचाया, इस सिलसिले में रुकमात का बेजा इस्तेमाल किया गया। तेलंगाना के साबिक वजीर वो बीआरएस भारत राष्ट्र समिति के लीडर हरीश राव ने असेंबली में कहा कि जिस तरह से ड्रंक एंड ड्राइव के टेस्ट सड़कों पर किए जाते हैं, इसी तरह से असेंबली के बाहर भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ अराकीन नशे में हैं और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि वो असेंबली में क्या बात कर रहे हैं। देखिए भारत राष्ट्र समिति बीआरएस लीडर वो साबिक वजीर तेलंगाना हरीश राव का क्या कहना है। ఇంకొక చిన్న సబ్మిషన్ సార్, మనం నార్మల్గా రోడ్ల మీద డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో కూడా బయట డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కనబడతా ఉంది. కొంతమంది సభ్యులు పొద్దున్నే బాగా డ్రంక్ చేసి సభలోకి రావడం వల్ల వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతుందో సోయి లేకుండా మాట్లాడే పరిస్థితి వచ్చింది. मरकजी वजीर वो तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी का कहना है कि इख्तदार में आने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई तालीमी पॉलिसी 2020 के जरिए 3 जुबानों की पॉलिसी में लचक लाने की कोशिश की है। 1967 में सिंधी जुबान को 8वीं शेड्यूल में शामिल किया गया। 1992 में बीजेपी ने कोंकणी, मेती और नेपाली को सरकारी जुबानें बनाने की कोशिश की। 2034 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं शेड्यूल में शामिल करने की कोशिश की गई है। पीएम मोदी की क़यादत में हम इलाकाई जुबानों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली में एक सरकारी जुबान का बिल पेश किया गया। इसके मुताबिक अब कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी लोगों को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। हमारा भाषाएं हमारा भारत को जोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रयास करें। 1967 में सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिंधी भाषा के समर्थन। शहर हैदराबाद के इलाके लक्ष्मीगुड़ा मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक इस दौरान एहलकार फुटपाथ पर कायम तजावुजात हटा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के ज़रिए एहतमाम लक्ष्मीगुड़ा से बॉम्बे कॉलोनी तक इन्हदामी कार्रवाई जारी है। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है।
बीआरएस एमएलए ऑटो ड्राइवर्स के साथ इजहार यकजहती के लिए ऑटो ड्राइवर्स की वर्दी में ऑटो रिक्शा में तेलंगाना असेंबली पहुंचे। बीआरएस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि 93 ऑटो ड्राइवरों ने खुदकुशी की है। बीआरएस ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत ऑटो ड्राइवरों को सालाना 12,000 रुपए का माली अलाउंस फराहम करे, जिस पर ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर के वजीर पूनम प्रभाकर ने अपने रद्दमल का इजहार किया और कहा कि बीआरएस पार्टी ने ऑटो ड्राइवरों पर मगरमच्छ के आंसू बहाए। उन्होंने कहा कि अगर वो ऑटो ड्राइवरों के बारे में मुखलिस हैं तो उन्होंने बीआरएस हुकूमत के दौरान गुज़िश्ता 10 सालों में उनकी फलाह व बहबूद के लिए क्या इक़दाम किए हैं। ये इल्जाम के मेट्रो आया है तो इससे दूसरी चीजें मुतासर हुई हैं और अगर मुफ्त बस सफर दी गई तो ऑटोस को मुतासर किया, लेकिन ये गलत साबित हुआ है। उन्होंने कहा है कि बस मुसाफिर के घर नहीं जा रही, क्योंकि पहले बस स्टैंड से निकलती है। लोग अब भी अपने घरों से बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबात के दौरान हमने कहा था कि हम ऑटो वर्कर्स को सालाना 12,000 रुपए देंगे। बीआरएस पार्टी की तरफ से पैदा करदा माली बहरान की वजह से हम इस साल नहीं दे सके। हमारी हुकूमत ऑटो ड्राइवरों की हिमायत करेगी। ऑटो ड्राइवर बनकर, हथकड़ियां पहनकर सियासी ड्रामा करने का खेल ना खेले, ऐसी हरकतें अच्छी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप में जरा भी इखलास है तो क्या आपने ऑटो ड्राइवरों के मसाइल पर वजीर ट्रांसपोर्ट से कोई नुमाइंदगी की है? और ऑटो ड्राइवरों को जमहूरी तरीके से एहतजाज करने और ऑटो कारकुनों के मसाइल पर बात करने के लिए लेकर आए। టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆటో కార్మికుల పైన మొసలు కన్నీరు గారుస్తా ఉంది. నిజంగా వాళ్ళు ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఆర్టీసీ కార్మికులకు తీసుకున్న సంక్షేమ కార్యాలయం అని ఉంటే చెప్పాలి. ఉదాహరణకు మెట్రో వస్తే ఇతరులపై ప్రభావం పడ్డదనో, మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం ఇస్తే ఆటోలపై ప్రభావం పడ్డదనే చెప్పేటువంటి ఆరోపణ తప్పు. మేము ఎక్కడ కూడా బస్సు ప్రయాణికుల ఇంటికి వెళ్లడం లేదు. బస్సు గతంలాగానే బస్టాండ్ నుంచే పోతా ఉంది. ప్రజలు ఇంటి దగ్గర నుంచి బస్టాండ్కి రావడానికి ఆటోలు వాడుకుంటా ఉన్నారు. అవును, ఎన్నికల హామీ మేము 12,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఇస్తామని చెప్పినాం. మీ నిర్వాహకం వల్ల, ఆర్థిక సంక్షోభం వల్ల ఈ సంవత్సరం ఇవ్వలేకపోయినాం. భవిష్యత్తులో తప్పకుండా ఆటో కార్మికులు ఆదుకునే బాధ్యత మా ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. ఇటువంటి రాజకీయ క్రీడలు మీరు ఇలా ఒక రోజు కొరకు ఏదో ఆటో కార్మికులు వేసుకున్న డ్రెస్సులు వేసుకొని ఇతరత్ర ఏదో ఇటువంటి వేషాలు వేసేటువంటి ప్రయత్నం, నిన్న బేడీలు వేసుకుని ఇటువంటి చేయడం అనేటువంటిది పొలిటికల్ డ్రామా. అటువంటి చేయకండి. నిజంగా మీరేమైనా చిత్తశుద్ధి ఉంటే నేను అడుగుతా ఉన్న టీఆర్ఎస్ లెజిస్లేటర్ పార్టీ కావచ్చు, టీఆర్ఎస్ పొలిటికల్ పార్టీ ఎన్నడైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ కు ఆటో కార్మికుల మీద ఈ డెమోక్రసీలో ఈ సమస్యలు రిప్రజెంటేషన్ చేసిరా? ఎందుకంటే కూడా సామధాన భేద దండ అంటారు. అవేం లేకుండా మీరు కనీసం రిప్రజెంటేషన్ కూడా చేయకుండా మీరు అటుగా ప్రొటెస్ట్కి వెళ్లిపోతే మేము అనేక సందర్భాలు ఆటో కార్మికులతో సమావేశాలు పెట్టినాం. రండి, ఆటో ప్రతినిధులు తీసుకొని బరాబర్ డెమోక్రటిక్ గా మా ఆఫీసులో కూర్చొని మాట్లాడదాం. అంతేగాని ఇటువంటి వాళ్ళ పేరు మీద మీరు పొలిటికల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఇది మంచిది కాదు సమాజానికని మనం చేస్తాం. मेलारदेवपल्ली लक्ष्मीगुड़ा में इन्हदामी कार्रवाई की गई, जिसके सबब एक मुतासरा ने कहा है कि कांग्रेस एमएलए प्रकाश गौड़ का घर सड़क पर है, लेकिन किसी ने उनके घर को हाथ तक नहीं लगाया। उसका कहना है कि अगर उसे क़वायद के मुताबिक गिराया जाता तो क्या एमएलए के घर को भी नहीं गिराया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर एमएलए सामने है और अपना और बाकी सबको गिराएगा तो हम सब आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने एमएलए को बताया कि वो उसे गिरा रहे तो उन्होंने कहा उसे मत गिराओ, और फिर वो चले गए। उनके जाते ही वो वापस आए और घरों को गिरा दिया। देखिए मुतासरा का मीडिया के सामने क्या कहना है। ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి చేయాలి కానీ కనీసం మెట్టు వరకు కూడా కొట్టండి. ఇక్కడ వరకు రోడ్ ఏమైనా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుందా? దీని వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? మెట్టు వరకు రోడ్డుకి ఎంత దూరం ఉందమ్మా? రోడ్డుకి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 85 ఫీట్లు ఉంది. ఆల్రెడీ రోడ్డుకు ఇక్కడ వరకే ఉంది. 75 ఫీట్లు అంటే ఆల్రెడీ ఉంది. ఆల్రెడీ 150 ఫీట్ల రోడ్ ఇది ఆల్రెడీ. అయినా కూడా ఎక్స్ట్రా ఎందుకు కూలగొట్టాలి? ఆల్రెడీ పర్మిషన్ ఉన్నదాన్ని కూడా ఎందుకు కూలగొట్టాలి? డ్యామేజ్ ఎక్కడ వరకు చేసినట్టు అంతవరకు ఎక్స్ట్రా కూడా ఎందుకు డ్యామేజ్ చేయాలి చెప్పండి. ఎట్లా మరి మీ ఇల్లు డ్యామేజ్ అయినట్టుంది? డ్యామేజ్ అయింది అన్న, డ్యామేజ్ అయిందని చెప్తున్నా. ఎవరి మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి? ఎవరు చెప్పాలి? ఎవరు తీస్తారు? ఎవరి మాటలు చెప్పాలి? ఎవరు ఏ చెప్పినా, ఎస్ఐ చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా కూడా మాకు సంబంధం లేదని మాట్లాడుతున్నారు. మరి ఎవరికి చెప్పాలి? యాక్షన్ ఎవరు తీసుకుంటారు? ఇక్కడ ఎవరు రెస్పాన్స్ తీసుకుంటారు? మరి ఇంత దౌర్జన్యం చేస్తే ఎట్లా అమ్మా? నేను అదే చెప్తున్నా కదా, దౌర్జన్యం అంటే దౌర్జన్యం. ఒక 10 నిమిషాలు కూడా టైం ఇవ్వలేరు. వస్తున్నారు, గుల కొడుతున్నారు, కనీసం సామాన్ తీసుకున్నాక కూడా టైం ఇవ్వలేరు. ఒకసారి నీటికల్ ఇటు దాకా మొత్తం పొద్దు నుంచి ఎవరు రాలేరు, ఎవరు యాక్షన్ తీసుకోలేరు, ఎవరు మాట్లాడలేరు. సోషల్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు, ఎవరు లేరా? చెప్పాలి కదా, గురించి ఎవరు కూడా మాట్లాడతలేరు. आइन पर बहस के दौरान राज्यसभा में
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ये मुस्लिम पर्सनल लॉ सिविल मामलात के लिए है। अमित शाह को मुल्क को बताना चाहिए कि वो जिस रियासत से आए हैं गुजरात, वहाँ परेशान है। एरियाज एक्ट एक हिंदू किसी मुसलमान को अपना घर नहीं बेच सकता और ये बरसों से चल रहा है जहाँ भी बीजेपी इख्तिदार में है। उन्होंने कहा कि आपने मजहब की तब्दीली के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन जबकि इंतखाबात का हक आइन में बुनियादी हक है, अगर कोई मजहब तब्दील कर रहा तो आप कौन होते हैं? बीजेपी इख्तिदार में है। कानून ये है कि अगर कोई हिंदू औरत 25 से 30 साल की उम्र के दरमियान है और उस उम्र के दरमियान बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके शौहर का हक है दोबारा शादी करने के लिए। उस कानून को हटा दें। आप हरियाणा में गाय के मुहाफिजों को पुलिस के इख्तियारात दे रहे, वो लोगों को पकड़कर मार सकते हैं, क्या ये आइन में है? देखिए मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है। लॉज अगर आप उनके फेवर में है तो कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए क्या वो शरीयत के भी फेवर में है, क्योंकि शरिया में है कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, पर ऐसे कैसे सेलेक्टिव होते हैं? एक बात सुनिए, क्रिमिनल लॉज जो है वो तो क्रिमिनल लॉज है, जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सन लॉ है वो तो सिविल मामलात के लिए है। अब अमित शाह देश के बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून ये है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है, उसको निकलवाइए। आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और कि यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी लिखा गया कि भारत में इतने रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर। हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करते पूरे देश में? चलिए करिए, क्यों नहीं करते आप? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सी चीजें। रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल में शहर में सीपी की जानिब से पुलिस के साथ गश्त हुई। बताया गया है कि वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने अमन व सलामती को बरकरार रखने के हिस्से के तौर पर वरंगल शहर में पुलिस के साथ अलल सुबह गश्त किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने चाराबोली, पाठक महल, म्यूजिकल पार्क, रंगमपेट में गश्त किया और लोगों को यकीन दिलाया कि पुलिस उनके साथ है। सीपी ने कहा कि गश्त के फराइज खासतौर पर जुराइम पर काबू पाने के अलावा मुजरिमों को गिरफ्तार करने में अच्छे नताइज बरामद करेंगे। लोकसभा एलओपी राहुल गांधी समेत अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट ने कल आइन पर बहस के दौरान राज्यसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तकरीर के खिलाफ आज एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया कि यूनियन एचएम यानी कि वजीर दाखिला ने कल अपनी तकरीर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन की थी। इस एहतजाज के मौके पर राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और कौमी सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा दीगर कांग्रेसी लीडर मौजूद थे। माफी मांगो
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.